हेलो एवरीवन। मैं इससे पहले संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता चुका हूँ। जैसे 1773 से लेकर के 1857 तक जो था, किसका किसके अंडर संविधान की जो महत्वपूर्ण अधिनियम बने थे वो किसके अंडर थे, और 1858 से लेकर के 1947 तक किसके अंडर थे, ये सब मैं बता चुका हूँ। और संविधान कितने टाइप के होते हैं, और संविधान कौन सा देश में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश में है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस स्टेट में है, और स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, अलिखित संविधान कौन कौन से देश अपनाए हुए हैं प्रमुख रूप से, उनके बारे में चर्चा की है। और लिखित संविधान किन किन देश के पास है, और प्रमुख जो जो देश हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और यदि इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं जो मैंने संविधान का इससे पहले वाला पार्ट पढ़ाया, तो उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ से आप वहाँ पे जा कर के पूरे तरीके से समझ पाएंगे कि संविधान के ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबके बारे में बताया। तो आज हम संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा का गठन देखें तो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में बता चुका था मैं, ठीक है। तो उससे पहले, ठीक है, फिर भी आज बताता हूँ। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी, कुछ विशेषताएं थी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत की, ठीक है, और जो यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत बोलते थे। और 93 सीटें देसी रियासतों की, जो राजा रजवाड़ों के अंडर में जो रियासतें थी, तो 93 सीटें उन लोगों की होनी थी। इस प्रकार से आवंटित की जानी थी। और ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। समझ पा रहे हैं आप कि 296 सीटें थीं, जिसमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के जो गवर्नर थे उनके प्रांतों से, और 4 जो बचे हुए हैं, जैसे 92 और 4 बचेंगे ना, 296 में से 292 चाहिए गवर्नरों के, 11 गवर्नर के प्रांतों से चयन करना है, और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चयन किया जाना था, ठीक है। तो 292 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चयन किया जाना था सदस्यों का, ठीक है। तो एक विशेषता तो ये हो गई है, 389 सीटें होनी थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत की, और बाकी कितनी 93 सीटें देसी रियासतों की। अब 296 में से 292 जो 11 गवर्नरों के प्रांत से चुने जाने थे सदस्य, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाने थे। इस प्रकार से इसका बंटवारा किया गया था सीटों का। तो हर प्रांत व देसी रियासतों की बात करें तो छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित करनी पड़ी। और मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित होनी थी, ठीक है। अब मोटे तौर पे ये बात कहें कि प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट को आवंटित किया जाना था, प्रत्येक 10 लाख पे, ठीक है। मोटे तौर पे कहा जाए कि 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य।
मुस्लिम और सिख को छोड़कर प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव में प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। अब संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, उसमें से 296 में से बाकी 389 थी, जिसमें से अब किसको कितना मिला है, चुनाव हो चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और तथा स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियासतों की बात करें तो इनमें 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था देसी रियासतों ने। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ और तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ओंगल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जैसे महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ठीक है। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें, जैसे संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, किस प्रकार से संविधान सभा की प्रारंभ हुआ। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, जो मैं बता चुका हूं, और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। क्यों किया और इसका भी आगे बताएंगे। और अलग पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने संविधान जो सभा थी उसका बहिष्कार किया और अलग से पाकिस्तान की मांग की। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। सदस्य के रूप में एक अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। क्या है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। किसको? वरिष्ठ होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को। एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का प्रथम संविधान सभा कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। और क्यों चुना गया? क्योंकि ये वरिष्ठ एक व्यक्ति थे जो अपने आप में अच्छा व्यक्तित्व वाले इंसान थे और इसके अनुसार ही उन्हें को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, वो भी टेम्परेरी। ओके। तो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, वो भी परमानेंट, स्थायी रूप से। और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब ये भी प्रश्न बनता है कि अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये प्रश्न बनता है, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है। तो बात करें कितने उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में? तो 2 उपाध्यक्ष थे। मोटे तौर पे बात यही है। कौन कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। ओके। अब इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो 13 दिसंबर जो प्रस्तावना थी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक हुई। जैसे इसमें कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है, ये किसने बोला था, किसमें बोला था, प्रस्तावना में एक प्रस्ताव दिया, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर 1946 को। दो जो संविधान सभा हुई थी, प्रथम हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके बाद दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया डॉक्टर बोले तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया और उसमें यह बोला गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है, तो ये संविधान सभा के द्वारा ही संविधान की एक प्रकार से संविधान बनाने की एक बेस मिला संविधान सभा के द्वारा ही। तो संविधान सभा में एक घोषणा की गई। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये किस में बात हो रही है, ये हो रही है प्रस्तावना में, उद्देश्य में, जो किसने, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, उसकी बात हो रही है। नंबर 1 हो गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा घोषणा करती है। दूसरी बात यह हो गई है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र और भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और आगे क्या कहा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो भी क्षेत्र होंगे उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार, पहले के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां, जो उनमें निहित शक्तियां हैं, उनमें निहित रहेंगी। ठीक है, अवशिष्ट जो उनके पास जो शक्तियां हैं, जो पर्सनली वो उनमें निहित होंगी, केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। ओके, जो संघ में निहित शक्तियां होंगी वो राज्यों को प्राप्त होंगी, लेकिन जो रियासत बाहर की हो या भारत में हो वो शामिल होना चाहे तो इसमें हो सकती है और उनमें अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो उन्हीं में निहित होगी। तो ये प्रस्ताव में ये बातें कही गई जो नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हुई, जैसे इसकी बात करें, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, उसी की बात कर रहा हूं मैं, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित करने की शक्ति होगी या सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात उसमें क्या कहेगी कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा वर्गों को तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, आप तो जानते होंगे। अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार भाषा से या जनसंख्या से या धर्म से उनका कहीं ना कहीं अल्पीकरण हो रहा हो। अल्पीकरण का मतलब होता है उनकी संख्या, उनके भाषा के आधार पर या संख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर उनकी संख्या कम हो, तो उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को, पिछड़ा वर्गों को तथा जनजातीय क्षेत्रों को क्या दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी बात कही गई। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र
समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें और बात भी एक की गई, जैसे इस प्राचीन भूमि को, जो प्राचीन भूमि है, विश्व में उनका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। जो ये प्रस्ताव दिया गया और इस प्रस्ताव की जो मैंने अभी बातें की हैं, उसके द्वारा संविधान के स्वरूप को काफी सुदृढ़ता स्थापित हुई। ठीक है, किसके द्वारा? ये उद्देश्य के द्वारा, जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्र, अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई है। और जो फैक्ट वाली बातें, जैसे कुछ फैक्ट वाली बातें करते हैं, जैसे क्या क्या हुआ। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। जो भारत की सदस्यता मिली, ये फैक्ट के हिसाब में आप लिख सकते हैं कि 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया। कब अपनाया गया ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं अधिकतर पेपरों में। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस प्रकार 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण पर कुल, लिखते जाना है ध्यान से इसको, संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च हुआ। 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था निर्माण में। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतिम, जो संविधान सभा की है, अंतिम बैठक हुई। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को बहुत से काम हुए हैं। राष्ट्रगान भी, राष्ट्रगीत को राजेंद्र प्रसाद जी को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को अंतिम बैठक भी संविधान सभा की होती है। ठीक है, इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों में क्या किया? आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख समितियां जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अब वीडियो लंबा होता है तो बोरिंग होने लगती है आप लोगों को भी और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ठीक है, तो कम कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, ओके, और इसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे सुचारू। पूरा मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस में पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। वो भी आपका ऐसा कराऊंगा कि आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट ये सभी बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा भी, और करंट भी आपका करवाऊंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते जाइए बस। और बस यही है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आप तक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वो आपको अच्छा, इसका सकारात्मक रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें संविधान सभा की समितियों की, अब बात कर लेते हैं। तो बड़ी समितियों की बात कर लेते हैं। जैसे बड़ी समितियां कौन सी प्रमुख समितियां थी? जैसे संघ शक्ति समिति थी, जो लिखना है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति की बात करें जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार पटेल। इसके बाद प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी।
और मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति भी बनाई, जिसके परामर्शदाता समिति बोलते हैं जिसको। इसके लिए सरदार पटेल को चुना गया। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। ठीक है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल को, और इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, लिखते जाना है। ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में SC मुखर्जी। उत्तर ये किसके अंतर्गत है? मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के अंतर्गत 5 समितियां, उप समितियां थी, वो बता रहा हूं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। इसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई, और छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति थी AB ठक्कर, इसके अध्यक्ष थे। एक और है जैसे उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। ठीक है, और इसके बाद और उप समितियों की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रमुख थे। राज्यों के लिए समिति भी थी, राज्यों से समझौता करने वाले, तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से समितियां, प्रमुख समितियां हैं जो हो जाती हैं। और ओके, आज हमने इसके बारे में बात की है। इसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे और इससे आगे की चर्चा करेंगे। हम पहले पूरा अपना राज्य व्यवस्था करते हैं। राज्य व्यवस्था के बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स पे आएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे, और आपका पूरा GS कंप्लीट कराएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, और सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमसे। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ने में अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।